नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज में आपका स्वागत करता हूं। नए व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि घटनासार करंट अफेयर्स का यह हमारा 7वां वीडियो है, जिसमें हम अपने नोट्स के माध्यम से घटनासार का संपूर्ण रिवीजन करा रहे हैं। पिछली सभी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके वहां पहुंच सकते हैं। संक्षिप्त इंट्रोडक्शन के बाद चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क। हिमाचल प्रदेश को लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क मिला है। यह पार्क मंडी की जंजैहली घाटी के भुलाह घाटी में स्थित है। तो यह पार्क कहाँ स्थित है? जंजैहली घाटी के भुलाह घाटी में। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत इस पार्क की स्थापना की गई है। पार्क का उद्देश्य हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों के गहन खोज करने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा नए अवसरों का विस्तार करने के साथ साथ पर्यटन गतिविधियों को जोड़ना है, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगला टॉपिक है केरल में देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा शीघ्र ही देश के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस सेंटर की स्थापना हेतु डिजिटल यूनिवर्सिटी ने सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सीमेट त्रिशूर के साथ साझेदारी की है। टाटा स्टील लिमिटेड इस केंद्र का औद्योगिक हिस्सेदार होगा। अगला टॉपिक है अटल सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की मान्यता। नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समारोह के दौरान अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित यह सुरंग मनाली को लौह स्पीति घाटी से जोड़ती है। यहाँ महत्वपूर्ण है कि ये सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है, तो याद रखिएगा मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। अटल सुरंग प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित कब की गई थी? तो यह सुरंग 3 अक्टूबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित की गई थी। 9.02 किलोमीटर लंबी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। यह भी याद रखिएगा कि अटल सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो अटल सुरंग रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स UK एक ऐसा संगठन है जो मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण के साथ साथ दुनिया भर में असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। अगला टॉपिक है संवी टेक्सटाइल्स एक्सप्रेस। पश्चिमी रेलवे के मुंबई मंडल द्वारा संवी टेक्सटाइल्स एक्सप्रेस का संचालन किया गया है। यह एक्सप्रेस चलथान सूरत से संकरैल खड़गपुर डिवीज़न तक चलेगी। तो कहां से कहां तक चलेगी? चलथान सूरत से संकरैल खड़गपुर डिवीज़न तक ये चलाई जाएगी। 5 महीने के भीतर इस उपलब्धि को हासिल करना सूरत के कपड़ा सेक्टर के भारतीय रेलवे में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। अगला टॉपिक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन में तेलंगाना शीर्ष पर है। रूरबन का मतलब होता है रूरल और अर्बन दोनों मिला के, यानी ऐसा क्षेत्र जो अभी शहर बनने के प्रक्रिया में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 शीर्ष राज्य हैं। पहला राज्य है तेलंगाना। ध्यान रखिएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन में शीर्ष स्थान पर तेलंगाना है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर गुजरात, चौथे पर छत्तीसगढ़ और 5वें पर पंजाब है। यूपी इस लिस्ट में 7वें स्थान पर है, इसे भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है यूपी PCS के हिसाब से। इस सूची में सबसे निचले स्थान पर पश्चिमी बंगाल है। क्लस्टर रैंकिंग में शीर्ष क्लस्टर है रयाकल क्लस्टर तेलंगाना, दूसरे नंबर पर है जुक्कल क्लस्टर तेलंगाना और तीसरे नंबर पर है मुरमुंडा क्लस्टर छत्तीसगढ़। वर्ष 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करके विकसित करना है। अगला टॉपिक है बायोमेडिकल इनोवेशन और उद्यमिता पर ICMR और DHR नीति। ये नीति वास्तव में लाई क्यों गई है? तो भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की अपेक्षा मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय पेटेंट कम फाइल करते हैं और इस क्षेत्र में स्टार्टअप भी बहुत कम शुरू होते हैं। मेडिकल कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट फाइल करें और
स्टार्टअप शुरू करें, इसी उद्देश्य से ये नीति लाई गई है। चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थानों में चिकित्सा पेशेवरों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बायोमेडिकल इनोवेशन और उद्यमिता पर ICMR DHR नीति शुरू की है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देकर यह बहुविषयक सहयोग का आश्वासन देगा। इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की तुलना में अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में IP और उद्यमिता नीति का अभाव है। 2010 से 2020 तक चिकित्सा संस्थानों ने केवल 5% पेटेंट फाइलिंग का उत्पादन किया। इंजीनियरिंग संस्थानों ने अधिकांश डेटा दाखिल किया। हम पहले ही बता चुके हैं कि चिकित्सीय संस्थान कम पेटेंट फाइल करते हैं और इंजीनियरिंग संस्थान ज़्यादा पेटेंट फाइल करते हैं। यह नीति प्रधानमंत्री के नवाचार, पेटेंट, उत्पादन और समृद्धि के आदर्श वाक्य के अनुरूप है। अगला टॉपिक है DRDO द्वारा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का देश में पहली बार सफल परीक्षण। क्वांटम की मतलब क्वांटम कुंजी। देश में पहली बार DRDO और IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक फैले क्वांटम की यानी क्वांटम कुंजी डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। किसके किसके बीच? प्रयागराज और विंध्याचल के बीच। याद रखिएगा, क्वांटम की यानी क्वांटम कुंजी वितरण एक सुरक्षित संचार तकनीकी विधि है जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग करती है। अगला टॉपिक है भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी SES यमुना पावर लिमिटेड ने नई दिल्ली के मयूर विहार में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। तो कहाँ शुरू किया गया है ये? नई दिल्ली के मयूर विहार में। क्या है ये, देख लेते हैं। स्मार्ट प्रबंधित EV चार्जिंग स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। साथ ही आपात स्थितियों में अगर शहर में बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है तो इस चार्जिंग से जरूरी सेवाओं जैसे अस्पताल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पुलिस स्टेशनों में बिजली ट्रांसफ़र की जा सकती है। अगला टॉपिक है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4PAW के सहयोग से की गई है। आवारा पशु देखभाल कार्यक्रम घायल और बीमार सड़क जानवरों को साइट पर उपचार प्रदान करने के लिए यह ऑन बोर्ड पशु चिकित्सक के साथ हॉस्पिटल ऑन व्हील्स होगा। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी 28 फरवरी के अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया। पहले 5 वर्षों के लिए यह कार्यालय भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में रखा जाएगा, यानी इसका कार्यालय इसी संस्थान में खोला जाएगा। IMPO की स्थापना देश की अर्थव्यवस्था के लिए मानसून के महत्व पर जोर देती है। अमर जवान ज्योति का नेशनल वार मेमोरियल में विलय। हाल ही में पिछले 50 सालों से राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में 21 जनवरी 2022 को समारोहपूर्वक विलय कर दिया गया। विश्व युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले भारत ब्रिटेन के 70,000 सैनिकों के सम्मान में साल 1931 में इंडिया गेट का उद्घाटन किया गया था। 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। वहीं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी 2019 को किया था। इसे 1947 में देश की आज़ादी के बाद से अब तक शहादत दे चुके 26,466 भारतीय जवानों के सम्मान में निर्मित किया गया है। ध्यान रखिएगा कि 25 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया गया है और इसके लगभग 2 वर्ष बाद 21 जनवरी 2022 को अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति में विलय किया गया है। इस मेमोरियल में अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र नामक 4 चक्र बने हुए हैं। इनमें से अमर चक्र पर 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति जलती है। तो याद रखिएगा कि ये जो स्तंभ है वो अमर चक्र पर स्थित है।
अगला टॉपिक है भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ। यह सूचकांक सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद के सहयोग से तैयार किया गया है। इस सूचकांक को जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किया गया है। जिला सुशासन सूचकांक में शीर्ष 5 जिले हैं। पहले स्थान पर है जम्मू, दूसरे स्थान पर डोडा, तीसरे पर सांबा और चौथे पर है पुलवामा, पाँचवें पर है श्रीनगर। अगला टॉपिक है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। भारत व रूस के बीच द्विपक्षीय शिखर वार्ता 6 दिसंबर 2021 को संपन्न हुई। इस शिखर वार्ता के दौरान 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। शिखर वार्ता से पूर्व दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्र स्तरीय वार्ता भी संपन्न हुई। 2+2 वार्ता के अंतर्गत दोनों देशों के विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री आमने सामने की वार्ता करते हैं। भारत अभी तक अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही 2+2 वार्ता करता रहा है। भारत के साथ इस तरह की वार्ता करने वाला रूस चौथा देश है। समझौते में सबसे महत्वपूर्ण समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग को 2021 से 10 वर्ष और आगे 2031 तक बढ़ाने से संबंधित है। एक अन्य समझौते के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा में 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण भारत व रूस की संयुक्त साझेदारी में किया जाएगा। विश्व में पहली बार इन राइफलों का निर्माण रूस से बाहर किसी देश में होगा। ध्यान रखिएगा कहाँ पे ये किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा में। एक कोरबा छत्तीसगढ़ में भी है, ये अमेठी वाला कोरबा है। भारत रूस की आगामी 22वीं शिखर वार्ता रूस में संपन्न होगी, यानी 21वीं भारत में हुई और 22वीं रूस में संपन्न होगी। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। महोत्सव की समापन फिल्म थी अ हीरो। फोकस कंट्री ब्रिक्स के 5 देश थे। अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष हैं रक्षण बनियतमद ईरान। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर का पुरस्कार रिंग वांडरिंग को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वाकलाव काद्रानका हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जितेंद्र जोशी और फिल्म का नाम है गोदावरी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंजेलो मोलिना हैं, ये स्पेन की हैं। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2 लोगों को चुना गया है, वो हैं हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण नवंबर 2021 में राष्ट्रपति द्वारा कर दिया गया है। स्वच्छता के इन पुरस्कारों का वितरण जनसंख्या के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में किया गया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्वच्छतम शहर हैं। पहला स्थान इंदौर को मिला है, ये लगातार 5वें वर्ष शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर सूरत है और तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा है। इस श्रेणी में सबसे निचला स्थान यानी 38वां स्थान जो है वो कोटा राजस्थान का रहा है। 1 लाख से 3 लाख तक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्वच्छतम शहर हैं। पहले स्थान पर नई दिल्ली, दूसरे पर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ और तीसरे पर तिरुपति है। इस श्रेणी में सबसे निचला स्थान यानी 372वां स्थान सासाराम बिहार का रहा है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में पहले 3 स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र के बीटा, दूसरे स्थान पर लोनावला और तीसरे पर सासवड रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर कौन सा कैंटोनमेंट बोर्ड है? अहमदाबाद कैंट। दूसरे स्थान पर मेरठ कैंट और तीसरे स्थान पर दिल्ली कैंट है। 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्यों में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है, ध्यान रखिएगा राज्यों में, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को मिला है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में शीर्ष स्वच्छतम राज्य हैं। पहला है झारखंड, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है गोवा। वो 100 से ज़्यादा शहरी निकाय वाला था इसके ऊपर, और ये जो है 100 से कम शहरी निकाय वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 100 से ज़्यादा शहरी निकाय वाले में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है और 100 से कम शहरी निकाय वाले में झारखंड शीर्ष पर है। कचरा मुक्त शहरों के लिए रेटिंग 2018 से शुरू की गई है, यानी ये स्वच्छता सर्वेक्षण जो है 2018 से शुरू किया गया है और प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। इस वर्ष 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले शहर हैं। पहले नंबर पर है इंदौर, दूसरे पर सूरत, तीसरे पे नई दिल्ली, चौथे पे नवी मुंबई, फिर अंबिकापुर, छठे पे मैसूर, 7वें पे नोएडा, 8वें पे विजयवाड़ा और 9वें पे पाटन। इन 9 शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है।
यूनेस्को के रत्नात्मक शहरों की सूची में शामिल हुआ श्रीनगर। नवंबर 2021 में दुनिया भर के 49 शहरों को यूनेस्को के रत्नात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। श्रीनगर इन 49 शहरों में से एक है। श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के रत्नात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है, तो वह है शिल्प और लोक कलाओं के क्षेत्र में। इसके साथ दुनिया के रत्नात्मक शहरों की कुल संख्या 90 देशों में 295 तक पहुंच गई है। भारत के अन्य 5 शहर जो इस सूची में शामिल हैं वो हैं मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर। और छठा हो गया श्रीनगर, जो अभी अभी हुआ है। शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में श्रीनगर शहर को जयपुर के बाद इस श्रेणी में भारत का केवल दूसरा शहर नामित किया गया है। यानी शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में भारत के सिर्फ 2 शहर हैं, वो है श्रीनगर और इसके पहले जयपुर को शामिल किया गया था। यूनेस्को रत्नात्मक शहरों को 7 क्षेत्रों में नामित करता है। पहला है शिल्प, दूसरा है लोक कला, तीसरा है मीडिया कला, चौथा है फिल्म डिजाइन, 5वां है पाक कला और छठा है साहित्य और 7वां है संगीत। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। बंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर यानी PAC द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा कि बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर केरल है और सबसे निचले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है UPPCS की दृष्टि से। छोटे राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं सिक्किम, मेघालय और मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष 3 प्रदेश हैं पुडुचेरी, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर और तीसरे पर चंडीगढ़। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 5 विषयों, 14 सतत विकास लक्ष्यों और 43 संकेतकों के साथ इक्विटी, विकास और स्थिरता के 3 स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान करता है। मनरेगा क्रियान्वयन इस श्रेणी में केरल शीर्ष पर है। मध्याह्न भोजन योजना में गोवा शीर्ष पर है। समग्र शिक्षा अभियान में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यान्वयन में केरल शीर्ष पर है। एकीकृत बाल विकास सेवा में उड़ीसा शीर्ष पर है। कोविड-19 प्रतिक्रिया सूचकांक में पहले नंबर पर केरल है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। हारून इंडिया परोपकार सूची 2021। इस सूची में लगभग 10,000 करोड़ रुपए दान देकर दानदाताओं की सूची में अजीम प्रेमजी शीर्ष पर हैं। दूसरे स्थान पर HCL के शिव नाडर हैं और तीसरे स्थान पर रिलायंस के मुकेश अंबानी हैं। तो पहले स्थान पर अजीम प्रेमजी, दूसरे स्थान पर शिव नाडर और तीसरे पर मुकेश अंबानी। अगला टॉपिक है समुद्रयान परियोजना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर चेन्नई में समुद्रयान परियोजना नामक भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किया है। यह परियोजना महासागर मिशन का हिस्सा है। यूनिक ओशन मिशन का उद्देश्य उप समुद्री गतिविधियों के संचालन हेतु गहरे पानी के अंदर मानव युक्त वाहन का प्रयोग करना है। इस तकनीक के साथ भारत इस तरह पानी के नीचे वाहन रखने वाले देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है। अभी तक अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देश ही यह कारनामा कर पाए हैं। अगला टॉपिक है देवासाहयम पिल्लई को संत की उपाधि। वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने कन्याकुमारी में 18वीं शताब्दी में जन्मे देवासाहयम पिल्लई को संत की उपाधि देने की हाल ही में घोषणा की है। यह पहली बार होगा जब किसी आम भारतीय ईसाई को यह उपाधि दी जाएगी। पिल्लई चर्च के गैर पृष्ठ सदस्य थे, यानी उन्हें पहले से कोई धार्मिक उपाधि नहीं दी गई थी। देवासाहयम ने 1745 ईस्वी में स्वयं को हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तित कर अपना नाम लेजरस रखा था। यानी देवासाहयम पिल्लई का पहले क्या नाम था? लेजरस। अगला टॉपिक है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन। इसे ट्रेन के विश्व स्तरीय रखरखाव, पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों और यात्रियों की सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का प्रमाण पत्र मिला है। IMS यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम से प्रमाणित होने वाली भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस है। पहली ट्रेन ये थी और दूसरी ये चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस है। अगला टॉपिक है लीड्स लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021। लीड्स लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में गुजरात राज्य शीर्ष पर है। 2019 में भी गुजरात शीर्ष पर था।
2020 में ये रैंकिंग नहीं दी गई कोविड-19 की वजह से। लीड्स 2021 रिपोर्ट में शीर्ष 10 राज्य हैं। पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर पंजाब, चौथे पे तमिलनाडु, पाँचवें पर महाराष्ट्र, छठें पे उत्तर प्रदेश, सातवें पर उड़ीसा और आठवें पर कर्नाटक, नौवें पर आंध्र प्रदेश और 10वें पर तेलंगाना। यहाँ जो याद रखने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में छठें स्थान पर है, लेकिन 2019 में ये 13वें स्थान पर था। यानी इसने अपने में महत्वपूर्ण सुधार किया है, लगभग 7 स्थान की छलांग लगाई है। उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम और मेघालय शीर्ष पर हैं। अगला टॉपिक है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम 3 शीर्ष राज्य हैं। पहले स्थान पर है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे पर हरियाणा। 2019 में राजस्थान शीर्ष पर था, अब की बार कर्नाटक शीर्ष पर है। इस सूची में उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर है। अगला टॉपिक है मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट 2021। इस सूचकांक में भारत के 640 जिलों का विश्लेषण किया गया है और इनमें से 463 जिले अत्यधिक बाढ़, सूखा और चक्रवात के चपेट में हैं। भारत के सर्वाधिक जलवायु भेद्यता वाले राज्यों की रैंकिंग इस प्रकार है। पहले स्थान पर है असम, यानी प्रकृति की सबसे ज़्यादा मार असम झेलता है। दूसरे पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर कर्नाटक, पाँचवें पर बिहार, छठवें पर मणिपुर, सातवें पर राजस्थान, आठवें पर अरुणाचल प्रदेश, नौवें पर सिक्किम और 10वें पर उड़ीसा। अगला टॉपिक है भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र। यह मानचित्र अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया है, जो पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल गैस कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला क्षेत्रों और कोयला ब्लॉक जैसे देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। नक्शा इसरो और ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। अगला टॉपिक है महाराष्ट्र स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। यह कार्य योजना अगले दशक के लिए वन्य जीव संरक्षण के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। अगला टॉपिक है राज्य सरकार के स्वामित्व वाली पहली वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। वर्तमान में देहरादून और हैदराबाद में 2 वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में हैं, जबकि नागपुर में लॉन्च की गई प्रयोगशाला भारत में पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला होगी। प्रयोगशाला विशेष रूप से पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों से निपटेगी। इस प्रयोगशाला का निर्माण निर्भया योजना के तहत किया गया है। अगला टॉपिक है देश का पहला अल्कोहल संग्रहालय। गोवा के कैंडोलिम बीच में देश का पहला अल्कोहल संग्रहालय खोला गया है, जिसमें शताब्दियों पुराने अल्कोहल बॉटल्स, ग्लासवेयर और उपकरणों को रखा गया है। इस संग्रहालय का नाम ऑल अबाउट अल्कोहल म्यूजियम रखा गया है। गोवा का कैंडोलिम बीच अपने अल्कोहल पेय पदार्थ फेनी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्ष 2013 में गोवा के फेनी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिल चुका है। गोवा के कैसू फेनी को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। 2016 में फेनी को गोवा का हेरिटेज ड्रिंक भी घोषित किया जा चुका है। अगला टॉपिक है माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर रखा गया। अक्टूबर 2021 में मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक शिखर माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। माउंट हैरियट, जो अब माउंट मणिपुर बन गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान मणिपुर के महाराजा कुलचंद ध्वज सिंह तथा 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है 7 नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 साल पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड के विघटन से बने 7 नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम 15 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। 7 नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में शामिल हैं, पहला है एम्युनिशंस इंडिया लिमिटेड, दूसरा है आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड, तीसरा है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, चौथा है ट्रूप्स कंपार्टमेंट्स लिमिटेड, पांचवा है यंत्र इंडिया लिमिटेड, छठा है इंडिया आर्टेल लिमिटेड
और 7वां है ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान। तेलंगाना ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान ऐप विकसित किया है। ई वोटिंग का उद्देश्य मतदाताओं के उन वर्ग के लिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है जिनमें दिव्यांग लोग, वरिष्ठ नागरिक, बीमार लोग, मतदान कर्मी और IT पेशेवर शामिल हैं। इस ऐप को विकसित करने में IIT भिलाई के निदेशक प्रोफेसर रजत मूना का बड़ा योगदान है। मूना भारतीय चुनाव आयोग के टेक्निकल एडवाइज़र भी हैं। इस तरह राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी यहीं पे समाप्त होती है। इस उम्मीद के साथ कि हमारा यह अथक प्रयास आपके लिए लाभकारी होगा, आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।